मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए इस राज्य ने विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। बीजेपी सरकार का दावा है कि असली विकास का दौर 2003 के बाद शुरू हुआ, जब प्रदेश ने पिछड़ेपन की पहचान को पीछे छोड़कर प्रगति की दिशा पकड़ी। अब अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में सरकार विकसित भारत 2047 के विजन को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे कागजी विकास और इवेंट की राजनीति बता रही है और इसे अभ्युदय नहीं बल्कि भ्रम युग मध्य प्रदेश कह रही है। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश हमारी विरासत और विकास का संगम है। आने वाला दशक मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में 1 से 3 नवंबर तक होने वाले भव्य राज्योत्सव में ड्रोन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और औद्योगिक प्रदर्शनियों के जरिए विकास की झलक पेश भी की जाएगी। लाल परेड ग्राउंड पर अभ्युदय मध्य प्रदेश समारोह, 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह, ड्रोन शो में विरासत से विकास तक 70 वर्षों का सफर, महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन, जुबिन नौटियाल समेत प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति, पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश की विकास दर 11.05%, जीडीपी 15.03 लाख करोड़, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं। महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी सरकार केवल आंकड़ों और आयोजनों से विकास दिखा रही है, जबकि हकीकत में प्रदेश आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। पटवारी का सुझाव है कि सरकार को 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनानी चाहिए, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के आर्थिक भविष्य पर विचार करें। कांग्रेस ने 40-45 साल में एक अद्भुत अकल्पनीय सेवा की। जब समृद्धि में एकदम से तरक्की का दौर आना था, तब बीजेपी आके बैठ गई, जिसने 20 साल में इस प्रदेश को एक तरह से चारागाह बना दिया। हमारे 80% बच्चे बेरोजगार हैं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बननी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भावी मध्य प्रदेश कैसा बने, समृद्ध मध्य प्रदेश कैसा बने, एक आर्थिक संपन्न मध्य प्रदेश कैसा बने, इसको लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है। बहरहाल देवउठनी 11 के पावन अवसर पर आयोजित ये राज्योत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। बीजेपी इसे विकास और विरासत के संगम के रूप में पेश कर रही है, तो कांग्रेस इसे दिखावटी उपलब्धियों का उत्सव बता रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि 70वें स्थापना वर्ष में अभ्युदय मध्य प्रदेश का यह उत्सव जनता के मन में विकास का कितना विश्वास जगा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी राज्योत्सव पर राजनीति। दरअसल मध्य प्रदेश कल से 3 दिवसीय अपने स्थापना के 70 साल पूरे कर रहा है और यह किसी भी राज्य के लिए बड़े गर्व का विषय है। और इन 70 सालों में मध्य प्रदेश ने बहुत कुछ पाया। कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और आज हम कहाँ पर आ गए, ये निश्चित तौर पर एक रिमार्केबल है और आज हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। निश्चित तौर पर इसमें उन सभी का योगदान है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जिनको मध्य प्रदेश उस समय में ऐसा मिला। और सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता, इस प्रदेश के हर नागरिक का इसमें योगदान है। आज मध्य प्रदेश यदि पिछले मध्य प्रदेश से बढ़ के विकास की एक राह उसने पकड़ी है, तो निश्चित तौर पर इसमें मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों, राजनेताओं और मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक की हिस्सेदारी, हर एक नागरिक की भागीदारी है। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा संभावनाशील राज्यों में शुमार है जो कभी टॉप पे हुआ करते थे। और जिस तरक्की से, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है,
मुझे लगता है निश्चित तौर पर आने वाले 10 वर्षों में, हालांकि सरकार ने 2047 का एक रोड मैप तैयार किया है और नंबर 1 पे लाने की इसको तैयारी है, और जिस प्रगति से जिस राह मध्य प्रदेश ने पकड़ी है तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो टारगेट अचीव भी कर लें, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे सेल्फ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं उससे हमें दूर रखना पड़ेगा और मध्य प्रदेश का विकास ही सर्वोपरि, इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो मध्य प्रदेश में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आप ये देखिए, जब हमें मध्य प्रदेश शुरू में, जब 1956 की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश बना, तो अब तो यह स्वरूप ही नहीं था। 4 भाग थे मध्य प्रदेश के, 4 राजधानियाँ थीं, सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रांत और भोपाल की राजधानी भोपाल, विंध्य प्रांत की राजधानी रीवा थी। मध्य भारत की ग्वालियर और इंदौर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजनीति थी, और सीपी बरार की राजधानी नागपुर। तो कहने का अर्थ था कि 4 पार्ट्स को जोड़कर एक मध्य प्रदेश बनाया गया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि जब मध्य प्रदेश बना और जवाहरलाल नेहरू के सामने जब इसका नक्शा गया तो उन्होंने कहा क्या ये ऊँट की तरह का नक्शा बना के ले आए, लेकिन उसी में विकास की राह निकली, उसी में सबने अपना योगदान किया और आज देखिए मध्य प्रदेश आज प्रगति के पथ पर है। और जिस समय जिस जगह हम देखिए, जब शुरू में जब हम थे, जिस जगह पैदल जाना बड़ा मुश्किल था, वहाँ आज गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं, मोबाइल पर आपको सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ने तरक्की की एक बड़ी विशाल राह लांघी है। अभी भी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया जाना है। विषय बहुत अच्छा है और सबसे प्रमुख बात है, इस विषय पर इंटरेस्टिंग डिबेट करेंगे। डिबेट शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। स्थापना दिवस को अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में मनाने के क्या हैं मायने? क्या जनता के दिल तक पहुंचेगा विरासत से विकास का संदेश? मध्य प्रदेश के विकास पर सियासत कितनी जायज? स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज बिल्कुल फुल पैक है हमारा स्टूडियो, और कांग्रेस, बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार, एक युवाओं का एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे स्टूडियो में। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की स्थापना के 70वें वर्ष पूरे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें आपका सबका इसमें योगदान है। और मैं तो ये कहता हूँ सबके योगदान से ये प्रदेश और तरक्की की राह आगे बढ़ता रहे। शुरुआत में शिवम आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा 3 दिवसीय प्रोग्राम, हर्ष का है, खुशी का है, उल्लास का है पर्व जिसको कह सकते हैं, 3 दिवसीय वो अभ्युदय जो प्रोग्राम का उन्होंने नाम दिया है, प्रोग्राम यहाँ पे होंगे। तो एक तो मुझे ये बताइए आप इस प्रोग्राम के बारे में, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में और आपके विजन के बारे में। देखिए योगेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश को जब हम देखते हैं और इस प्रकार के जब आयोजनों को देखते हैं तो सबसे पहले हमें समझने योग्य बात यह है कि हमारा देश और हमारी संस्कृति जो है वह उत्सव धर्मी है। हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं और उसी के माध्यम से अपनी पूरी भविष्य की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के क्षण हमें अपनी अतीत की उपलब्धियों पर भी एक गौर करने का अवसर प्रदान करते हैं और इसके साथ ही साथ भविष्य का हम कैसा एक रोड मैप लेकर के चलें, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उनको हम कैसा पूर्ण करें, उस दिशा में भी यह हमें पथ प्रदर्शित करने का काम करता है। यह जो पूरा आयोजन है मध्य प्रदेश की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है। नाट्य मंचन के माध्यम से मध्य प्रदेश का एक उसका भी बड़ा लंबा इतिहास रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति, विरासत, धरोहर, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज देश का हृदय इस प्रदेश बनकर के उभरा है। वो सांस्कृतिक विरासतें जो कांग्रेस के समय कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दी गई थी अथवा उनका जो एक जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, उनके जो एक ब्रांडिंग की आवश्यकता थी, उनकी जो एक रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता थी, उसके अभाव में वह खंडित पड़ी थी। उनको भी हमारी सरकार ने साथ लिया और विकास और विरासत की जो एक साझा राजनीति की हम बात करते हैं उसको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ी। विकास के क्रम में जब हम देखें तो मात्र 60,000-75,000 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश की कुल आर्थिक जो जीएसडीपी का साइज हुआ करता था वह आज बढ़ करके 15.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पहुंच चुकी है। ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के विकास को दिखाने के लिए सहायक रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दौरान विकास के नए आयामों को स्थापित किया। सड़कों का नेटवर्क जो सिर्फ 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी 5,10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी। आपने कहा कि हमारे साथ
छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, तब मध्य प्रदेश में मात्र 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। आज वह बढ़ करके 30,000 से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि हमारा जो खनिज संसाधन वाला अधिकतर एरिया था वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो 2003 से 2025 तक मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। मध्य प्रदेश ने विकास के नए सोपान स्थापित किए हैं और लगातार मध्य प्रदेश उसी प्रकार से उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, जो कांग्रेस के आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जब यही ज्ञान नहीं है कि मध्य प्रदेश में आज जो जीवित मुख्यमंत्री हैं भूतपूर्व, वह सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, वो 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति राजनीति करता है, जिसको मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं मालूम, मध्य प्रदेश की धरोहर नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ टीवी मीडिया हेडलाइन के लिए राजनीति करने वाले लोग मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में आए बेहतर और सकारात्मक बदलाव को नहीं समझ सकते। और यही कारण है कि आज जनता कांग्रेस को लगातार 20 वर्षों से खारिज करने का काम कर रही है। कांग्रेस जितने भी इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है, जमीन पर धराशायी होते हैं और मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की भाजपा की सरकार पर है, जिसको यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन बना रखा है। और लगातार तेज गति के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में हमारी सरकार पूर्ण वरीयता के साथ काम कर रही है। विकास और विरासत दोनों को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति भी हमारी आगे जा रही है और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश को आज वैश्विक स्तर पर एक स्थापित राज्य के रूप में खड़ा कर रही है। बीमारू से मध्य प्रदेश आज विकसित और विकासशील राज्य की ओर आगे बढ़ चुका है। ठीक बात। एक कमेंट ले लेते हैं जरा राहुल जी का। राहुल जी, क्या कमी आपको लग रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश, मैंने तो पहले भी आपको ओपनिंग रिमार्क में मैंने स्टेटमेंट में कहा कि इसमें तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के बिना योगदान के मध्य प्रदेश का आज जो स्वरूप दिख रहा वो संभव नहीं था। पर फिर भी आप ये जो राज्य स्तर पर जो आपको थोड़ा सा लग रहा है, तो क्या इसमें कमी है? क्या आप चाहते हैं? क्या विकास अभी और होना बाकी? देखिए युवराज जी, निश्चय मध्य प्रदेश का जब से निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इस मध्य प्रदेश के निर्माण में, उसके एक सक्षम और सुदृढ़ मध्य प्रदेश बनने में बड़ा योगदान है। जैसा कि आपने कहा, पहले तो हमारे शिवम भाई को मैं बता दूं कि मोहन यादव जी को मिला के वो भी एक जीवित मुख्यमंत्री है, तो वो भी पांच मुख्यमंत्री जीवित मुख्यमंत्री नहीं खैर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इतना गुना ये बढ़ गया, उतना गुना ये बढ़ गया। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लेके आज दिनांक तक शिवराज जी और अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी के रहते रहते 16 गुना ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पे बढ़ गया था। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? लगातार मोहन यादव हर 2-3 महीने में 3 से 3.5 हजार करोड़ का कर्जा लेते हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात पे हमें गौर नहीं करना होगा? देखिए, मध्य प्रदेश आपका है, हमारा है, हम सबका है, लेकिन उस मध्य प्रदेश की हमें चिंता इसलिए होती है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, युवाओं के पास अगर रोजगार ना हो तो क्या मध्य प्रदेश की तस्वीर पे गर्व करने जैसी बात होगी? जिस मध्य प्रदेश में कोई भी मंत्री उठ के देश की बेटी कर्नल सूफिया को आतंकवादी की बहन कहे, तब मध्य प्रदेश का नाम डूबता है कि नहीं? जब मध्य प्रदेश में एक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के चलते, यहाँ के लचर ड्रग कंट्रोलर के चलते, सरकार के चलते बच्चों की जान चली जाती है, तब मध्य प्रदेश के मस्तिष्क पे बंदुमा दाग लगता है कि नहीं? जब मध्य प्रदेश में बाहर से आए खिलाड़ियों को एक सड़क चलता मवाली छेड़ने की हिम्मत कर लेता है, उनके साथ अभद्रता करता है, तब भी मध्य प्रदेश के मस्तिष्क पे एक काला प्रश्न चिन्ह लगता है। जहां तक प्रश्न किसानों का है, किसान भावांतर योजना में परेशान है, किसान अतिवृष्टि से परेशान है। योगीराज जी, किसानों की कमर पहले से टूटी हुई है और सरकार क्या कर रही है? पराली जलाने पर उसका किसानों पर FIR कर रही है। क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री अपने मुंह से कहते हैं कि 1.5 करोड़ बेरोजगार युवा, उन्होंने एक प्राइवेट पॉडकास्ट में कहा। फिर कहते हैं कि मैं 30 लाख करोड़ का निवेश लाऊंगा और 24 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। इनका खुद का पोर्टल आकांक्षी युवाओं का कहता है कि 24 से 25 लाख आकांक्षी युवा हैं और 6 लाख तो इसी साल जुड़े हैं, जबकि उस आंकड़े को छुपाया गया। 23 में तो वो 67 लाख था। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 लाख नौकरी दिसंबर तक दूंगा, नवंबर आने वाला है, कहां है नौकरी? 7,500 पद निकले हैं कांस्टेबल के, 9,56,000 आवेदन आए हैं। एक पोस्ट पर लगभग 9 से 10 हजार आवेदन है और उसमें 24 PhD और 12,000 इंजीनियर हैं। क्या इस बदहाल मध्य प्रदेश की बदहाली पे, बढ़ते कर्ज पे, युवाओं की बेरोजगारी पे, किसान और महिला उत्पीड़न, NSFS का आंकड़ा कहता है कुपोषण में अग्रणी है हम। NSFS का आंकड़ा कहता है कि लाखों महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान अपनी जान गंवाने को गंवाना पड़ती है। अस्पताल बंद मिलने पर, शमशाबाद का उदाहरण हमने पिछले दिनों डिबेट किया था, बरखेड़ा जागीर में एक महिला को सड़क पर बच्चा जन्ना पड़ा। और हम क्या बढ़ावा दे रहे हैं? हम शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। हम क्या बढ़ावा दे रहे हैं? हम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। यही भोपाल जहां हम डिबेट कर रहे हैं, ये ड्रग कार्टेल, ये वो भोपाल है जहां पर महिलाओं को ड्रग्स देकर उनका शोषण किया गया। क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए?
हम ये कह रहे हैं कि निश्चित मध्य तौर पर प्रदेश की कमियां हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम बतौर विपक्ष अगर आपको सरकार को कोई आईना दिखाता है तो सहजता से ये होना चाहिए कि सही ये कमी है, इनको हम मिलकर दूर करेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की आम आवाम को एक अच्छा और स्वर्णिम भविष्य मिले। मैं ये नहीं कहता कि अकेली सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी दोनों की है, बिल्कुल। लेकिन उस जिम्मेदारी में सत्ता पक्ष को भी ईमानदारी से मानना होगा कि अगर कमी होती है तो हम ये तो नहीं कह सकते किसान खाद में लाइन में लगाओ, खाद की कोई कमी नहीं है, किसान पीड़ित है, शोषित है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं शोषित है, पीड़ित है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या को समस्या समझ के हाथ से हाथ मिला के मुस्तैदी से काम करना होगा, जब जाके मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश बनेगा जिसकी संकल्पना मध्य प्रदेश का हर नागरिक करता है। ठीक बात। एक मैं चूंकि एक ओपनिंग रिमार्क में प्रकाश जी का भी ले लेता हूँ, फिर और डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। प्रकाश जी, ये जो तस्वीर अपन मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, क्या ये सेटिस्फाई आप इसको मानते हैं? अभी इसमें और क्या किया जाना है? और आप भाजपा कांग्रेस के एंगल से भी और आपके एंगल से भी इस पूरे परिदृश्य को कैसे देख रहे हैं? जी, मैं दोनों के एंगल से देखूंगा, और चूंकि आपको मालूम पत्रकारिता के साथ मैं एक्टिविस्ट भी रहा हूँ आरटीआई, तो बिना डॉक्यूमेंट्री कोई इस तरह की बातें भी नहीं करता मैं। इस प्रदेश का विकास हमने देखा है जब संसाधन बहुत कम होते थे और उसमें सरकार पे जवाबदेही बहुत होती थी। एक वेतन पे पूरा परिवार उस समय पलता बढ़ता था और कई सदस्य संख्या भी ज़्यादा हुआ करती थी। फिर हमने देखा प्राकृतिक संसाधन थे, इस प्रदेश का विकास हमने देखा, प्राकृतिक संसाधन कम होते गए, लोगों के रोजगार कम होते गए, और जो सरकार के पास आय जो बढ़ी है, आप पहले वेट टैक्स वगैरह होते थे, सेल टैक्स वगैरह होते थे, फिर मनमोहन सिंह जी ने 96 में सर्विस टैक्स पहली बार लाए और गिने चुने कुछ क्षेत्र में उन्होंने लगाया, जिससे सरकारों के पास पैसा आना चालू हुआ, और उसके बाद सरकारों की आर्थिक स्थितियां सुधरी, तब जाकर हमारा प्रदेश और देश विकास की पटरी पे आज जो हम देखते हैं। यदि हम फ्लाईओवर्स और सड़कों को, इस नेटवर्क को विकास माने, तो ये गति भी उसके बाद पकड़ी जब सरकारों के पास पैसा आना चालू हुआ। लेकिन सरकार के पास जब पैसा आता है तो एक अवगुण साथ में आता है कि सरकारें विलासी होने लगती हैं। आप उत्सवजीवी हैं, उत्सवों का हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में महत्व रहा है कि उससे जो पूंजी है किसी एक के पास संकुचित होकर ना रह जाए, तो उत्सवों के नाम से लोगों को रोजगार बनते थे। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि रोजगार विशिष्ट लोगों के हाथ में जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय जो इस पे बोलना बहुत जरूरी है रोजगार पे, कि आज रोजगार मेले लग रहे हैं। जो रोजगार कार्यालय एक समय पे रोजगार की गारंटी होता था, आपको यदि याद हो तो आपके यदि आप लोन ले रहे हैं सरकार का तो उस पर एक सील लग जाती थी, और आप यदि पटा देते हैं नौकरी के लिए तो भी सील, मतलब एक गारंटी होती थी कि रोजगार मिल गया, ठीक एश्योर करती थी। आज वो प्राइवेट कंपनियों के लिए रोजगार के मेले लगा रही है। तो सरकार के पास जो धन आता है, जैसे बारिश उठती है वो पूरे क्षेत्र में बारिश करती है, फिर वो नदियां बहकर वापस समुद्र में मिलती हैं, तो समान रूप से जो सरकार के संसाधन होते हैं उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए, तब वो समान विकास दिखाई देता है। हम सिर्फ चमक धमक को विकास मान के रह गए तो वो विकास अभी अधूरा नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, अभी विकास यात्रा के अभी 70 वर्ष हुए हैं। हालांकि 70 वर्ष को हम ये भी नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा हो गया और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी एक बदलती हुई तस्वीर दिखती है। और मध्य प्रदेश की अपन राजधानी भोपाल की बात करें तो पिछले 2 दशकों के मान लें आप, कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 तो फ्लाईओवर हैं, और जो सड़कें, जो चकाचौंध वाली सड़कें आज अपने को देखने को मिल रही है, लाइटिंग हो रही है, रात को 12 बजे आप निकल जाओ, सब जगह आपको ऐसा नहीं लगता कि रात हो गई हो। तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रोज की व्यवस्था हो रही है, हाईवेज टॉप क्लास के हुए हैं, एयरवेज टॉप क्लास के हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो सिंचाई और बिजली के मामले में जो हम कभी अंधकार का प्रदेश माना जाता था, उसमें हम आत्मनिर्भर हुए। बल्कि आत्मनिर्भर क्या, बल्कि मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है। तो निश्चित तौर पर शिवम जी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे जो छोटी छोटी बातें, हम जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात आप ही करते हैं, तो ये जो बात जो आती है बार बार ये खबरें आती हैं, 52 किलो सोना, और फिर ये जो ड्रग्स का जो रैकेट जो आजकल सामने आ रहा है, इस पर भी यदि आप थोड़ा लगाम लगाएं, और लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये अंग है ये शासन प्रशासन व्यवस्था का, कि यदि सुरक्षित कोई प्रदेश का नागरिक महसूस नहीं कर रहा तो ये एक चिंता की बात तो है। देखिए योगेश जी,
स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, हम 2003 की बात करें, ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, तुलनात्मक रूप से देखें, मध्य प्रदेश का एक अंचल पीएफआई और सिमी का गढ़ हुआ करता था। उनके ऑपरेशंस वृहद संख्या में यहाँ मध्य प्रदेश में ऑपरेटर, उनके जो जितने भी हैंडलर हैं वो सक्रिय रहते थे। एक क्षेत्र हमारा नक्सलवाद से प्रभावित था, बुरी तरीके से प्रभावित था। कांग्रेस की सरकार के दौरान मंत्री का सर काट करके नक्सली लेकर के चले गए। ठीक उसी प्रकार एक क्षेत्र में डाकुओं का दबदबा था, उनके भय के कारण रात के वक्त वहां पर विकास तो आप छोड़िए, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। तो मध्य प्रदेश में और संस्थागत तरीके से क्राइम करने वाले गुंडे मवालियों का भी आतंक था। लेकिन आज मध्य प्रदेश उन तमाम चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुका है और मध्य प्रदेश नित्य प्रतिदिन विकास के, ये जो हम पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें बेहतरी की आवश्यकता है, लेकिन आंकड़े दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। ये दिखाता है कि विकास के क्रम में मध्य प्रदेश लगातार एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा, अभी राहुल जी ने कर्ज की बात कही थी, तो कर्ज का जब हमें अध्ययन करना होगा तो जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हमारी सरकार कर्ज लेती है। दूसरा, कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो रेशियो है वह इनकी सरकार के दौरान, अर्थात कर्ज और जीएसडीपी के बीच की जो खाई थी इनकी सरकार के दौरान लगभग 31.8% थी, वो आज घट करके 27.6% रह गई। इस दौरान हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा। तमाम विकासवादी योजनाएं चलाई गई, एक के बाद एक लाभार्थी मूलक समाज का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पहुंची। तो ये तमाम चीजें करने के दौरान हम कर्ज और जीएसडीपी की खाई को पाटते हुए चले गए। तो ये दिखाता है कि सरकार ने आर्थिक मोर्चाबंदी भी की, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को भी दुरुस्त किया। एक बात है, देखिए आपने निश्चित तौर पर आपकी सरकार ने इस बारे में प्रयास किया, लेकिन चूक कहाँ हो रही? ये सरकार अच्छी योजना लेके आई किसानों के लिए, किसानों का कल्याण करना चाहती है सरकार चाहती है उसको सोयाबीन का उसको दाम, सारी फसलों का उसको उचित दाम मिले। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? वो जो गड़बड़ी हो रही है, जो फील्ड पे जो गड़बड़ी हो रही है, उसको रोकना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। देखिए, सबसे अव्वल और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही, कोई गड़बड़ी, क्योंकि ये काम पूरी एक व्यवस्था और एक मशीनरी को करना है, और अगर उस व्यवस्था और मशीनरी ने किसी भी कीमत पर कहीं कोई लेट लतीफ़ी, कोई लापरवाही, कोई आर्थिक नियमितता, कोई गड़बड़ी की, तो हमारी ही सरकार ने वहां पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखी और संबंधित जनों पर कार्रवाई सुनिश्चित किया। और ये जितने भी मामले गिना रहे हैं, एक भी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा लूटपाट का प्रकरण हो, छेड़छाड़ का प्रकरण हो, मध्य प्रदेश में कोई करप्शन का इशू हो, वो हमारे लिए पीड़ादायी होता है। सरकार उस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई भी करती, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको संस्थागत रूप से होती हुई चीजें नजर नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो चीजें इनकी सरकारों के दौरान संस्थागत ढंग से होती थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इंडिविजुअलिटी, आइसोलेशन में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उस पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक बात। अच्छा राहुल जी, आप एक बात तो मानेंगे, देखिए तुलनात्मक अध्ययन यदि कर रहे हो, बहुत सारी बातें हैं, कुछ आपके पक्ष में भी हैं, कुछ इनके पक्ष में भी है। सिंचाई का रकबा आपके समय क्या था, इनके समय क्या था? निश्चित तौर पर कुछ कमियां अभी भी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। एक विपक्ष होने के नाते आप ईमानदारी से अपना क्या पार्टिसिपेशन इसमें चाहते हैं, और जो एक सहयोग, जो एक रचनात्मक जो विपक्षी भूमिका, वो कैसी होनी चाहिए? देखिए विराट जी, मैंने बड़े खुले शब्दों में कहा कि जिम्मेदारी अकेली इनकी नहीं, हम सबकी है। मध्य प्रदेश हम सबका है, बतौर विपक्ष और सत्ता पक्ष। ये तो बाजी पलटती रहती है, ये कभी विपक्ष में थे, हम सत्ता में थे, आज ये सत्ता में, हम विपक्ष में, तो दोनों की है। मैं दूसरी बात, हमारे शिवम भाई ने कहा कि संस्थागत कुछ नहीं है। ड्रग माफिया मध्य प्रदेश, ड्रग माफिया को तोड़ कौन रेप माफिया मध्य प्रदेश, तोड़ कौन रहा है? ड्रग माफिया को नहीं बोला, सिर्फ आप मध्य मैं प्रदेश की शांति से पूरी बात कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, फिर तो मैं बीच में बोल सकता हूं। शिवम सुन लो, फिर मैं तुमसे फिर भी एक जवाब तुमसे भी ले लूंगा। जी हाँ राहुल। मध्य प्रदेश में ड्रग माफिया, मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैकिंग माफिया, हमारी छोटी छोटी बच्चियों का आदिवासी अंचल से लेकर शहरों ग्रामीण कस्बों में अपहरण हो रहा है। महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 हुआ। इसके बाद आप देखें संस्थागत तरीके से मध्य प्रदेश में केवल अपराध ही नहीं हो रहा है, और उसको डॉक्यूमेंटेड करके पॉर्न इंडस्ट्री का हब भी मध्य प्रदेश बन रहा है। कर्ज का जो बोझ मध्य प्रदेश पर, उसकी बात हम तो नहीं कह सकते। देखिए मेरी बात सुनिए योगीराज जी, देखिए ये क्या है। अब आप संस्थागत क्राइम की अगर बात करोगे तो जब रेत माफिया संस्थागत क्राइम नहीं है, यहाँ डंपर चढ़ जाते हैं अधिकारियों के ऊपर, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस को थाने में घुस के गोली मारी जा रही है, आप इसे अपराध नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता को गोली मार दी गई, अराजकता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गुना में थार गाड़ी से किसान को कुचल रहा है, अराजकता नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो? अब तुलनात्मक अध्ययन पे आते हैं। मध्य प्रदेश को सहकारी क्षेत्र में दुग्ध संघ किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आपने कोई भी नई सहकारी क्षेत्र में अगर संस्था बनाई हो तो नाम बताओ। मध्य प्रदेश
कि जितना सहकारिता का ढांचा खड़ा हुआ, चाहे वो सोसाइटियों की व्यवस्था हो, चाहे उन सोसाइटियों में पंचायती राज की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ग्रामीण अंचल में गांव के बेटे को गांव में नौकरी मिलेगी, जो पंचायती राज का अनुपालन दिग्विजय सिंह जी ने किया, उस समय कितने सारे रोजगार के सचिव बने, उस समय हमारे जो नौकरियां लगती थी, वर्ग शिक्षाकर्मी जो बनते थे वो बने, उनकी नौकरी लगी। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप सड़कों की बात करते हो, मैंने आपसे कहा कर्ज बढ़ रहा है, उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम ये दलील दे रहे हैं कि साहब इनके समय एक काम नहीं होता था। एक बात। दूसरी बात, आप कृषि की बात करते हो, जिस सोयाबीन की 52 योजना पे अपन आज चर्चा करते हैं, जिस सोयाबीन के लिए सोया स्टेट का तमगा लगता है, वो सोयाबीन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लाया कौन? ठीक कांग्रेस लाई। ठीक है, ये बातें भी तो होनी चाहिए। हरित क्रांति लाने वाली कांग्रेस, दुग्ध क्रांति लाने वाली कांग्रेस, आप एकदम से कहने लगे। ठीक बात बताने के लिए आपके पास भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं कि जो आज स्थिति है उसको सुधारना चाहिए। बहुत कम है। प्रकाश जी, एक लास्ट कमेंट पूरे डेवलपमेंट और शॉर्ट कमेंट्स को लेकर। नहीं, देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है और इसमें दोनों का योगदान है, कांग्रेस बीजेपी का। मुख्य चीज है कि जो हमारे पास संसाधन, कांग्रेस पे जो संसाधन रहे उसने कैसे उपयोग किया, समीक्षा का उस पर ही समीक्षा बनती है, और जो बीजेपी कर रही है, क्योंकि मुझे ध्यान है 2003 में उस समय मैं भी वहां हुआ करता था, जब प्रचार बीजेपी का शुरू हुआ था, वो विकास पे बेस्ड था, बाकी मुद्दों को उन्होंने साइड में कर दिए थे। तो विकास की प्रक्रिया एजेंडा लेकर ही बीजेपी की सरकार 2003 में बनी थी। पर क्या होता है, मैं बुराई के तौर पर नहीं, एक समीक्षा के तौर पर कह रहा हूं कि बुराइयां आती हैं जब धन बढ़ता है, तो पारदर्शिता होती। सरकार खुद यदि बोले कि हम ये कर रहे हैं, वो नहीं, जनता की निगरानी में पारदर्शिता होना चाहिए, जो खत्म हुई है इस दौरान। बिल्कुल कानूनन खत्म हुई। जब आप पे दस्तावेज ही नहीं मिलेंगे, जब आपको सूचनाएं ही नहीं मिलेंगी, तो भ्रष्टाचार कहां से सिद्ध होगा? तो मेरा मतलब है, सरकार यदि, और मोहन यादव जी, मैं फिर भी ये कहूंगा कि पिछली शिवराज सरकार से उन्होंने काफी सुधार किए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, देखिए, सरकार तो ये यदि सुधार करेगी तो हमें विकास सब तक पहुंचेगा। बिल्कुल, जो अंत्योदय, जो भाजपा का मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति तक वो तभी पहुंचेगा जब ठीक बात आप कर रहे हैं। सरकार की मंशा भी यही है कि डेवलपमेंट का, विकास का लाभ अंत्योदय मतलब अंतिम पंक्ति तक बैठे आदमी को मिले, और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार प्रयासरत है। बहरहाल, आप तीनों ने बहुत बढ़िया इस डिबेट में हिस्सा लिया, और चूंकि ये विषय ऐसा है कि आप तीनों बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से विकसित राज्य बन गया। इसके लिए आप तीनों को पुनः बधाई। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।